हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पर। आज का न्यू टॉपिक रहेगा आपका दाएं हाथ का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड रूल। आपका न्यू टॉपिक है और बहुत ही न्यू टॉपिक है। ध्यान के साथ पढ़ते जाइए और बेसिक के साथ सिखाऊंगा मैं आपके लिए, और ये सभी टॉपिकों में काम आता है आपका राइट हैंड रूल। तो मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ और मैंने वेक्टर चैप्टर का ये आपका लास्ट अंतिम बार है, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। फिर मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, कम से कम 40 से 50 के लगभग इससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। मैं उनको कराऊंगा और ये आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं, अपनी इस जर्नी को चालू करते हैं। तो लेट्स गो। तो देखो, दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक छोटे से डायग्राम की आवश्यकता होगी। वो डायग्राम क्या है, उस डायग्राम को मैं आपके लिए समझाता हूँ। और थोड़ी बहुत क्वालिटी कम हो तो अपनी मोबाइल की क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि ये बेहतर से बेहतर आपके लिए मक्खन हो पाए टॉपिक। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ये हमेशा दाएं हाथ के नियम पर लागू होता है, बल्कि बाएं हाथ के नियम पर लागू नहीं होता है। मैं थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट। तो अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलो चलता हूँ, अपने इस जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, मैंने ये कुछ इस प्रकार से फिगर बना लिया है। एक रियल फिगर से ही समझा दूंगा मैं आपके लिए, बल्कि दूसरे फिगर की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे फिगर से आवश्यकता तब होगी जब एक फिगर से आपको समझ में नहीं आ पाए। माना ये कोई आपका ए वेक्टर है, माना ये कोई आपका बी वेक्टर है। ओके, अब देखो, इसमें दाएं हाथ का नियम लागू होता है। दाएं हाथ का नियम क्या होता है? देखो, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो कौन से डायरेक्शन फॉलो होगी? तो देखो, ये मेरा हाथ है, राइट हैंड हाथ है मेरा, ये दाएं हाथ है मेरा। और देखो, ये आपका क्या है, बिंदु ए है, ये आपका बिंदु ए है। 1 मिनट, ये आपका बिंदु ए है। देखो, क्लियर एकदम, ये आपका बिंदु ए है, ए वेक्टर है, ये आपका बिंदु बी वेक्टर है। ओके, जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर फॉलो होगी। किस, दोबारा से एक और बार देखो, मैंने इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया दो, मतलब बी वेक्टर। अब देखो, जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो देखो, अपने दाएं हाथ के नियम को लागू करो, दाएं हाथ के नियम का एकदम सहारा लो। 1 मिनट, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगी। देखो, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। तो यू हो जाएगा आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ओके, और इसे ही कहते हैं सी वेक्टर। यही इसका दूसरा रूप है, सी वेक्टर। दोबारा से एक और बार समझाता हूँ। अब देखो, जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर की ओर, और जब हम बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ फॉलो होगी। देखो दूसरा फिगर, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। यदि हम बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आए तो डायरेक्शन नीचे की ओर। देखो किस प्रकार से, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। जब हम बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आएंगे तो देखो, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ डायरेक्शन नीचे की तरफ, अप डाउन, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मतलब 1 मिनट, दोबारा से और आपको कन्फर्म कराता हूँ इस डायग्राम को। 1 मिनट, देखो, ये आपका क्या है, ए वेक्टर, ये आपका क्या है, बी वेक्टर। यदि हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे, देखो, अब मैं तीनों मार्कर का एक साथ उपयोग करूंगा। देखो, ये आपका क्या है, राइट, क्या है, हैंड है, मतलब दाएं हाथ है आपका ये मार्कर। और ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर। मैंने इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। जब ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ जाना चाहेगा
तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ जाना चाहेगा तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, और जब बी वेक्टर ए वेक्टर की तरफ जाना चाहेगा तो उसकी डायरेक्शन, देखो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन नीचे की ओर, और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर। इसे ही कहते हैं हम दाएं हाथ का नियम। ईजी है, वैसे तो कोई ज्यादा खास इसमें बात है नहीं है। ओके, ए वेक्टर बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में आपके लिए तब लिखाऊंगा जब इसकी लैंग्वेज में आपके लिए सेंड कर दूंगा। तो इसकी लैंग्वेज देखते हैं, कुछ इसकी लैंग्वेज है, थोड़ी सी लैंग्वेज है, ज़्यादा है नहीं है लैंग्वेज। तो देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन क्या कहती है? देखो ठंडी का मौसम है, यदि डेफिनेशन में थोड़ा इम्प्रूव नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठंडे का मौसम है, हाथ काम कर रही नहीं है। और रात का टाइम कितना हो रहा है? 1 बजे टाइम हो रहा है। 1 बजे वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को आपके लिए। तो ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है और सभी टॉपिकों में काम आता है, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है आपके लिए। मैं इतना चाहे इतना आपके लिए एक्सप्लेनेशन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को ईजी बनाऊंगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ें कि ये सदिश ये वेक्टर मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी की तरफ रहें। तो देखो दोबारा से, एक मिनट, देखो ये आपका ये वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। पहले मेरा हाथ ए वेक्टर की तरफ है, अब मेरा हाथ बी वेक्टर की तरफ जब जाएगा, जब ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ उंगली खुलेगी, तो मैंने इस प्रकार से इन उंगलियों को खोल दिया। यदि मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाऊंगा तो अंगूठा हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेगा। यदि हम बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आएंगे तो हमारा अंगूठा नीचे की ओर डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? थंब रूल, मतलब राइट हैंड दाएं नियम, दाएं हाथ का नियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ रहें तथा उनके बीच बनने वाले छोटे कोण यानी लघु कोण को प्रदर्शित करेगा, तो अंगूठा ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखो ये लाइन क्या कहती है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में छोटा सा कोण बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? लघु कोण। ये आपका क्या है? थीटा कोण है। ये आपका क्या है? थीटा कोण है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? थीटा कोण कहते हैं, ठीक है। मैंने अदिश में पढ़ा दिया है और ये मैंने सदिश में पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? ये प्रदर्शित करे तो अंगूठा ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखो किस प्रकार से, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ऊपर की ओर किसको फॉलो कर रही है? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को, जिसे हम क्या कहते हैं? सी वेक्टर। अब देखो यहाँ से आगे एक छोटा सा एनडीए का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक न्यूमेरिकल बन जाता है। उस न्यूमेरिकल को मैं आपको पेश करता हूँ और आप मेरे को आंसर बताएंगे कमेंट में। मैं आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगा और मेरे को आंसर चाहिए कमेंट में। तो देखो 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ 1 मिनट। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, उसी से ये मक्खन हो जाएगा आपका दाएं हाथ का नियम। अब देखो मैंने एक आपके लिए न्यूमेरिकल दिया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है। क्या ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? क्या बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? क्या सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? क्या ए वेक्टर प्लस डॉट मतलब इनटू बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी के होगा? तो आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है और जल्दी से जल्दी मेरे को आंसर देंगे आप, 5 सेकंड का। तो 5 सेकंड आपके लिए टाइम खत्म। अब देखो ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये सत्य है। देखो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं, ये कुछ इनको लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। देखो ए वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर के हो सकता है, पॉसिबल है। बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है। उसके बाद सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सी वेक्टर परपेंडिकुलर
ए इंटू बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर तो सी वेक्टर है, इसलिए ये कहाँ से पॉसिबल है, इसलिए ये आपका रॉन्ग है। देखो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर को हो सकता है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर हो सकता है, उसके बाद सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बल्कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके बराबर है, सी के तो बराबर है, इसलिए परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। यही तो झंझट है, यही तो जलवा है इस क्वेश्चन का। बापू लेवल का कॉन्सेप्ट है अपने आप में, बापू लेवल का न्यूमेरिकल है, और ये फंस भी सकता है एग्जाम में। यदि आपको फंसा सकता है तो एग्जामिनर फंसा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर सी वेक्टर के ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर सी वेक्टर है, ओके, बल्कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर है। मैं आपके लिए पहले बता चुका हूं, क्योंकि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ही क्या है, सी वेक्टर है। यही एक न्यूमेरिकल था जो मैं आपको फंसाना चाहता था, और आप उसमें फंस गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लेना। अब मैं अगली क्लास में आपके लिए न्यूमेरिकल कराऊंगा, और मैं एक न्यूमेरिकल करा के जा रहा हूँ। आज से ही चालू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल की क्लास को, आपके लिए एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दूंगा। तो जल्दी से जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से जल्दी। ओके, तो अब मैं इसको रफ करता हूँ एक बार, फिर मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिखूंगा और इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करूंगा। तो देखो, मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ आपके लिए, एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। अब देखो, ये आपका एक न्यूमेरिकल लिख दिया है मैंने आपके लिए, और बापू लेवल का न्यूमेरिकल है। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इस न्यूमेरिकल को मिनटों में फोड़ दोगे, मिनटों में। तो देखो, किसी कण पर 4 आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर से 14 जे के प्लस 13 आई के मीटर तक डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, तो फोर्स द्वारा किया गया वर्क कितना है उसकी गणना कीजिए। दोबारा से, उसने बल दे रखा है और कार्य की गणना करवा रहा है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल दे रखा है, निकलना क्या है, कार्य निकालना है। और कार्य क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति तक का छोटा पथ, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और विस्थापन द्वारा किया गया कार्य हमेशा जीरो होता है। ठीक है, उसी पॉइंट से चालू करेगा और वापस उसी पॉइंट से आ जाता है, इसलिए कार्य क्या होता है आपका, मतलब विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो भाई का आधा, जितना आपको न्यूमेरिकल में दिया है उतना आप एक बार लिख लो उसे। तो देखो, दिया है, पहले तो दिया है, बाई का आधा लिखना है, दिया है। फोर्स कितना दे रखा है आपके लिए, 4 आई कैप प्लस में जे कैप, और उसने दो वैल्यू दे रखी है आपके लिए, एक तो वैल्यू ये रही और ये दूसरी वैल्यू ये रही। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो प्रारंभिक, इनिशियल या प्रारंभिक डाल लो। प्रारंभिक सदिश कितना है आपका, प्रारंभिक सदिश है आपका 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप, और अंतिम सदिश कितना है आपका, अंतिम सदिश, अंतिम सदिश है आपका 14 जे कैप 13 आई कैप। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन होता है
अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, तो अंतिम माइनस फाइनल, अंतिम माइनस फाइनल, तो अंतिम अंतिम के लिए फाइनल लिख दो, और प्रारंभिक यानी इनिशियल, ओके। तो अंतिम कितना है आपका, अंतिम की वैल्यू है 14 जे कैप प्लस में 13 आई कैप माइनस, इसे कोष्टक में बंद कर दो, और आपका इनिशियल वैल्यू है 3 जे कैप प्लस में 2 जे कैप, मतलब 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप, तो 14 जे कैप प्लस में 13 आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। आई कैप और जे कैप की वैल्यू दे रखी है, और देखो 14 जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे तो 12 जे कैप आ जाएगा। उसके बाद 13 माइनस 3 तो प्लस के कितनी आ जाएगी आपका 10 आई कैप। ये आ गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या याद करना है, वर्क याद करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। तो हमें क्या याद करना है, कार्य की गणना याद करनी है। तो देखो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दे रखा है आपके लिए, ये रहा फोर्स 4 आई कैप प्लस में जे कैप, तो इसको लिख लें एक बार, 4 आई कैप प्लस में जे कैप इंटू विस्थापन कितना दे रखा है आपके लिए 12 आई कैप 12 जे कैप प्लस में 10 आई कैप, ठीक है। अब इनका आप इंटू करा सकते हैं, तो इंटू कैसे करना है आपको देखते जाइए और समझते जाइए। तो देखो पहले हमें करना है इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा हमें इससे करना है, यानी पहली वैल्यू का दोनों एक कोष्टक से गुणा करा देना है पहले, तो आप जानते होंगे, मैं इतना नहीं बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो 4 का गुणा 12 से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले हम 10 आई कैप लिख लेते हैं, 10 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो देखो 10 आई कैप तो 40, क्योंकि 10 दूनी 10 जो क्या होता है 40 होता है, और आई कैप का गुणा आई कैप से कराएंगे तो आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 1, जो मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ। एक बार दोहरा देता हूँ, जैसे आई कैप इंटू आई कैप बराबर में जे कैप डॉट जे कैप बराबर में के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका 40। उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 चुक 48, 48 आई कैप जे कैप प्लस में आई कैप और जे कैप कितना है 10 आई कैप जे कैप। उसके बाद में क्या है आपका 12 जे कैप डॉट जे कैप इंटू 1 हो जाएगा, तो 12 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। 12 40 और 12 कितने हुए आपके 52, और आई कैप जे कैप 58, 58 आई कैप और जे कैप, ठीक है। और आई कैप और जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 52। कितना आ जाएगा 52, ओके। यहाँ तक क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर होगा। एक और दोबारा से मैं इसको रिपीट करा देता हूँ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो उसने आपके लिए फोर्स दे रखा है और अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है हमें, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल की भी वैल्यू दे रखी है। आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार से सदिश का सवाल किया जाता है, और सदिश के मैंने एक एक कॉन्सेप्ट एक एक डेरिवेशन में आपके लिए बता चुका हूँ। उसके बाद आप न्यू कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट और ये कहाँ से आ गया बवाल, मैं आपके लिए मोशन चैप्टर में बताऊंगा। डिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट अनेक चैप्टर हैं और अनेक वैल्यू हैं और अनेक डेफिनेशन है, अनेक फॉर्मूले। फिलहाल फाइनल माइनस अंतिम करना है, और आपकी वैल्यू आ गई एग्जैक्ट वैल्यू 12 जे के प्लस में 10 आई कैप। उसके बाद उसने कार्य की गणना की है, कार्य की गणना, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने रख दी है, मैंने इसका मल्टीप्लाई करा दिया है, मतलब गुणा करा दिया है। उसके बाद आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैंने एक वैल्यू धर दी है। और आई कैप और जे कैप की वैल्यू डॉट में कितनी होती है 0 होती है, जो मैं आपके लिए पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे ये वैल्यू निकल करके आई थी। उसके बाद ये 52 आंसर आ गया, और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है। यहाँ तक ये आपका करेक्ट हुआ, डेरिवेशन दाएं हाथ का नियम, और ये आपका न्यूमेरिकल। अब मैं बात करूंगा अगले क्लासेस के साथ न्यूमेरिकलों की।
तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट कर सकते हैं, तुरंत आपके लिए आंसर मिलेगा। यदि नहीं मिला तो आपके लिए 2-3 घंटे में आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, और मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ। अगली क्लासेस धमाकेदार न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों और गुड नाइट।